हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुबान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान करंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े अरसे दराज से ये प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ चले आ रही है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम एनर्जी क्राइसिस के जो वजूहत है उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। सो इन सब को हम देखेंगे कि किस वजह से पाकिस्तान में जो क्राइसिस है एनर्जी के वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। दूसरा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझ लेनी चाहिए और कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगी कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा, सर्कुलर डेब्ट क्या होता है? सर्कुलर डेब्ट कह लें कि ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से भी ध्यान लगा के सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। सर्कुलर डेब्ट ये होता है कि लेट अस सपोज मैं अभी बैठा हूँ अपने घर में, ठीक है, और मुझे यहाँ से बिजली कहाँ से आ रही है? पीछे से वापडा से। वापडा बिजली कहाँ से कैसे बना रहा है? वो उसके पावर प्लांट है, ठीक है, वापडा सप्लायर है, फिर पावर प्लांट्स है। पावर प्लांट्स बिजली, ये वापडा होगी, ये पावर प्लांट्स हो गए, और पावर प्लांट्स कैसे बिजली बना रहे हैं? ऑब्वियसली ऑयल से बना रहे हैं। सो उन्हें ऑयल कौन देता है? नेशनल ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, जो पाकिस्तान की नेशनल ऑयल रिफाइनरी है। फिर जी वहां से ऑयल मिलता है, और ये नेशनल ऑयल रिफाइनरी वाले ऑयल कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं इंटरनेशनल सप्लायर से। सो ये एक पूरी चेन होती है कि कोई एक भी इसके अंदर क्या है, चेन से कोई कड़ी निकाल देना तो पूरी चेन टूट जाएगी, ठीक है। लेट अस सपोज वापडा आज कहते जी हम काम करना बंद करते हैं, तो ये पीछे ऑयल वाले भी फारे, ये पीछे पावर प्लांट्स भी फारे। क्योंकि आगे ये सब डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो डिमांड ही नहीं रहेगी जब एक चीज की, बल्कि सप्लायर नहीं, सॉरी, कि जब किसी चीज का रहेगा तो फिर डिमांड का क्या करना, ठीक है। सो ये एक पूरी चेन है जिस जो कह लें इकट्ठे मिलकर चल रही होती है। अब इसके अंदर होता क्या है? ये गर्दिशी कर्जे होते क्या हैं? गर्दिशी कर्जे। सो गर्दिशी कर्जे ये होते हैं कि लेट अस सपोज अब आपने इससे ऑयल लिया $10 मिलियन का, ठीक है, और ये ऑयल इन्होंने लिया और इन्होंने ये ऑयल लेके आगे बेच दिया $11 मिलियन का, और इसी से बिजली बना के इन्होंने बेच दिया इसको आगे वापडा वालों को। जो बिजली बनाई, या वापडा वालों कह लें सप्लायर ही है ना, इकट्ठे मिलके करते हैं। तो ये 11 मिलियन की कह लें बिजली हमें आगे मिली $15 मिलियन की। अब होता क्या है, तकरीबन 40% जो है ना वो लॉसेज है। 40% लॉसेज कैसे हैं? 40% लॉसेज ऐसे हैं कि एक तो लाइन लॉसेज तो है ही है, लेकिन जो बिजली चोरी होती है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। सो कह लो कि 15% कोई कह ले के करीब बिजली चोरी होती है और बाकी लाइन लॉसेज है, तो 40% कह ले बीच में से लॉस हो गया। अब मेन मसला क्या है? ये इसको $10 मिलियन अपने, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से नेशनल ऑयल रिफाइनरी के? इसने इसको $10 मिलियन पे कर दी। सो ये गेम स्टार्ट होती है अब यहाँ से कि ये $10 मिलियन के आपने इससे चीजें ले तो ली, पर इसको ये $10 मिलियन पे कैसे करने, ठीक है। सो वो इस तरह होता है कि अब जो आपने वापडा वालों ने जो बिजली बेची बेची इनको, तो सबसे पहले ये $15 मिलियन इनसे रिकवर करेंगे। फिर ये $11 मिलियन उसमें से दे देंगे किसको? पावर प्लांट्स वालों को। फिर वो $11 मिलियन वाला जो पावर, जब इनको पैसे मिलेंगे, वो किसको दे देंगे? $10 मिलियन नेशनल ऑयल रिफाइनरी को, और फिर यहाँ से $10 मिलियन नेशनल ऑयल रिफाइनरी को जाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरह कुछ पेमेंट्स होती है। मतलब कि पहले आप आपसे पैसे इकट्ठे करेगा वापडा तो ऑयल खरीद सकेगा ना, ठीक है। सो अब देख ले, लेट अस सपोज अब होता क्या, सबसे पहले कि 40% तो आपका वैसे ही लॉस हो गया। सो $15 मिलियन के आप 40% निकाल ले, तो ये कह लें कि आपके पास 40 से 60 6 और तकरीबन ये कोई $8 मिलियन के करीब आपके पास रह गए। और आपने पीछे से ऑयल कितना का खरीदा हुआ है? या पावर प्लांट वाले ने कितने पैसे लगाए? $11 मिलियन लगाए, तो यहाँ पर एक डेफिसिट आ गया, ठीक है। मतलब ये कह लें यहाँ पर $3 मिलियन का डेफिसिट आ गया। फिर जी जो पावर प्लांट को आपने $11 मिलियन की, जो ये जो चेन है $10 मिलियन से $11 मिलियन की जो आपने इनको बेची हुई है पावर प्लांट, उसके अंदर भी कई डेफिसिट्स आ जाते हैं, कई लॉसेज आ जाते हैं, कई करप्शन आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। सो क्या होता है जी, यहाँ पर भी कह लें $2 मिलियन के आपने डेफिसिट करवा दिए। सो हुआ क्या, ये अब ये जो लॉसेज हैं ये कौन पूरे करेगा, ठीक है। सो ये सारा जो लॉसेस क्रिएट होते हैं, और ये जो चेन एक पूरी कह लें कर्जों की क्रिएट होती है कि एक बंदे ने दूसरे का कर्जा देना, दूसरे ने तीसरा का कर्जा देना, तीसरे ने चौथे का कर्जा देना, चौथे ने पांचवा कर्जा देना। सो ये जो चेन एक डेवलप होती है इसको बोलते हैं सर्कुलर डेप्ट और गर्दिशी कर्जे।
क्योंकि देखिए ना, ये घर वाले जो वापडा वालों ने आपको बिल पे भेजा है, आप एक तरह से वापडा वालों के मकरूज हो गए, और उसने आपको 15 दिन दिए कि आप उसका बिल जमा करा सके। ठीक है। सो उस बिल को जमा कराने तक आप उसके क्या है, मकरूज है। अब वापडा वाले भी पीछे से किसके मकरूज है, जिस पावर प्लांट के, क्योंकि उन्होंने उनसे बिजली खरीदी हुई है। अब जब आप उसको वापडा वालों को पैसे देंगे, तो वो आगे उनको वापस पुरानी अपनी पेमेंट्स क्लियर करेंगे। और जब आप उनकी जो पावर प्लांट वालों की पुरानी पेमेंट्स क्लियर होगी, तो फिर पावर प्लांट वाले ऑयल रिफाइनरी वालों को पुरानी पेमेंट्स क्लियर करेंगे। सो इस तरह ये जो कर्जे बीच में डेवलप होते हैं और जो लॉसेज हो जाती है, इन सबको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आगे आती है, और वो जो आपके कर्जे जो है वो खत्म करती है। अच्छा, ये बहुत उतार चढ़ाव का शिकार रहे पूरे 2000, कह लें 2000 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तकरीबन ये गर्दिशी कर्जे स्टार्ट हुए थे 2007, 2008 और 2007 के दरमियान। इसके बारे में आप डिटेल से देखते हैं, अभी सिर्फ हमने ये टर्म समझनी थी। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं आईपीपीज की। आईपीपीज क्या होते हैं? आईपीपीज होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स क्या होते हैं? वो ये करते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप डैम बना के बिजली बना सके। ठीक है। सो डैम बनाने में आपको पता है टाइम भी ज्यादा लगता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म ये होता है कि आपने कुछ कंपनीज को कहा कि जी आप आके अपने पावर प्लांट लगाएं, हुकूमत आपसे बिजली खरीदेगी, आप अपने प्राइवेटली तौर पर बिजली बनाएं और हमें बिजली बेचें। ठीक है। सो कराची की सारी बिजली जो है, कह ले ये इन्हीं जो आईपीपीज है इनकी बदौलत पहुंचती है। और दूसरा लाहौर, और ये पूरे अब आईपीपीज का कल्चर तो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका हो। ठीक है। सो ये इसकी हिस्ट्री क्या है वो हम अगले स्लाइड जो आती है उसके अंदर पढ़ते हैं। मेन अभी भी सिर्फ आईपीपी ये समझ लें कि आईपीपी का काम क्या होता है। आईपीपी का यहाँ काम ये होता है कि वो एक प्राइवेट सेक्टर होता है जो कि अपना प्राइवेटली प्लांट लगाता है और उससे बिजली पैदा करता है, और हुकूमत को वो बिजली बेचता है, और हुकूमत उसके उसके पैसे देती है। और ब्लैक डाउन और लोड शेडिंग, ये मैंने कह लें फॉर ह्यूमर रखा है कि इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट हम दिन में 5 से 6 दफा तो समझ ही लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री किस तरह स्टार्ट हुई, एनर्जी इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ, उनको रिजोल्व करने की किस तरह की कोशिश की गई। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था ज़ियाउल हक के दौर में। ठीक है। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत कम, कह लें बिजली इस तरह जाती है कि 10 मिनट के लिए चलेगी, 5 मिनट के लिए चलेगी। फिर क्या हुआ, आहिस्ता 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 कह लें इंडस्ट्रियलिज्म का दौर आना शुरू हो गया, और अचानक से इंडस्ट्रीज का बूस्ट आया। ठीक है। सो उस बूस्ट की वजह से क्या हुआ, आपके पाकिस्तान के अंदर भी काफी इंडस्ट्रीज जो एक कह लें टेक्सटाइल पहले घरों में बनती थी, ये छोटी छोटी मशीनें लगी होती थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो आपका जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो भी बढ़ेगी। हम तो आगे जाके देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू हुई और अब इस टाइम कहाँ पर खड़े हुई। ठीक है। सो साथ रहें, हम इसको पूरा टॉपिक को पूरा करेंगे। अच्छा जी, हिस्ट्री देखते हैं। जब ये एनर्जी इश्यूज आना शुरू हो गए ज़ियाउल हक के दौर से, तो आपको पता है उसके फौरन ही तकरीबन बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई थी। सो बेनज़ीर ने ये एक इसको इशू को इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की थी कि उसने आईपीपीज को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। तो सबसे पहले आईपीपीज को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? पीपल्स पार्टी ने। और ये सबसे बुरा डिसीजन था, कह ले पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और ये 70-30 का मतलब है कि 30% इक्विटी होगी और 70% बैंक्स होंगे। सो इन्होंने कहा, बैंक्स को कहा कि बैंक लोन देंगे। ठीक है। और लोग उसको, जो भी उस बैंक से लोन लेता है, ठीक है, उसके अंदर 70% शेयर जो होगा वो बैंक का होगा, और 30% उस कंपनी की इक्विटी होगी जो कंपनी वो लोन लेके वो पावर प्लांट लगाएगी। ठीक है। लेट अस सपोज मैं एक बंदा हूं ना, तो मैं एक पावर प्लांट लगाना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैं बैंक से जाकर लोन लूंगा, और इतना बड़ा लोन लेने के लिए आपके पास कह लें कि आप पहले भी एक अच्छी डेवलप्ड कंपनी होनी चाहिए। सो मैं बैंक से लोन लिया, मैंने एक पावर प्लांट लगाया, तो उस पूरे पावर प्लांट में बैंक का 70% शेयर होगा, और 30% शेयर किसका होगा? 30% शेयर होगा जो मैं हूँ क्योंकि मैंने पावर प्लांट लगाया। ठीक है। सो ये हो गया। फिर जी अयूब खान के पास एक हार्वर्ड का डेलीगेशन आया जिसने उनको आइडिया दिया कि जो आपने ये जो सिस्टम बनाया ना कि जिसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व है, इसको आप फारिग करें, और आप ये सिस्टम करें कि ये जो रिच लोग हैं ना, ये लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर। ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो आईपीपीज हैं, एक तो आईपीपीज जो अब की हैं, इससे एक ये भी है कि इंडस्ट्रीज आपकी बहुत तेजी से फैलना शुरू होगी। और दूसरा जो अब आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, वो अब खाली बैंक्स वाला सिस्टम नहीं रहा।
अब कोई भी अपना आईपीपी बना सकता है। इवन के तो अब वापडा के बिल पे भी अब ये लिखा होता है कि आपने अगर सोलर पैनल लगाया हुआ है तो आप अपने सोलर पैनल से अगर आप एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं तो आप वापडा को बेच सकते हैं। सो अब हर बंदा हर घर आईपीपी है एक तरह से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। सो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिज्म का जो है वो एरा स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से भी पावर प्लांट्स कह लें, डिमांड और सप्लाई और जो कंसेप्ट है ना वो हिल के रह गया। आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई वहीं की वहीं है, क्योंकि आपने नए डैम्स तो बनाए नहीं इतनी जल्दी। सो इनको आगे देखते हैं कि क्या मसले मसाइल है। सो रीजन बिहाइंड, जो मेन रीजन बिहाइंड क्राइसिस है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल अनरियलिस्टिक और शॉर्ट टर्म प्लान दिए गए, ठीक है। शॉर्ट टर्म जैसे कि आईपीपी वाला प्लान। अब देखें जी, आप पूरी दुनिया जा रही है सोलर पैनल की तरफ, पूरी दुनिया जा रही है जी डैम्स की तरफ, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो प्लांट्स हैं, और आप किसके ऊपर जा रहे हैं जी, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये जो पेट्रोल वगैरह हो गए, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। सो ये तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाने। और दूसरा, अब जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं या ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रही है, ठीक है, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आसमान को छू रही है। लोग इस सारे जो मेथड है इनको छोड़ चुके हो और हम इस मेथड को जो वो और ज्यादा अपनाई जा रहे हैं। और दूसरा जो आईपीपीस का कल्चर स्टार्ट हुआ, इससे ये है कि अमीर को तो बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन गरीब उससे ज्यादा गरीब तर होता जा रहा है। सो इसलिए आईपीपीस का कल्चर कम होने के बजाय ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आईपीपीस से फायदा तो होता है ना, ऑब्वियसली एक बिजनेस ही है ना। सो आपने एक ऐसा अनरियलिस्टिक बिजनेस लोगों को दे दिया कि जिससे मुल्क का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आईपीपीएस का कल्चर जैसे जैसे फैलेगा, आपका फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो बढ़ेगी, आपका जो ऑयल की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। सो इससे क्या होगा, मुल्क में ज्यादा क्राइसिस आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना ऑयल खुद तो नहीं जनरेट कर रहे ना। या तो आप सऊदी अरब हो या इस तरह के मुल्क हो जिसके पास ऑयल ही ऑयल हो, तो फिर तो एक अलग बात है, आप ऑयल भी बाहर से परचेज करें। तो जैसे जैसे ऑयल आप बाहर से परचेज करें, आपको ऑयल अपने पाकिस्तानी रुपीज में नहीं खरीदना पड़ता, आपको वो डॉलर्स में ही खरीदना पड़ता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, एक और डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसे करंट अकाउंट खसारा क्रिएट हो जाता है। सो ये एक मसला आना शुरू हो गया। फिर जी आपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, आपने अब तक आपके पास 150 डैम्स है टोटल। मेगा डैम्स जो है वो टोटल 150। छोटे डैम्स तो आप कह लें उनकी कोई हैसियत नहीं होती इतनी। जो मुल्क का कह लें, जो मुल्क चलाते हैं ना, वो सिर्फ 150 डैम्स है। और इस वक्त इंडिया के पास 4,500 से लेकर 5,000 के दरमियान डैम्स है, और कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इसलिए 4,500 से 5,000 का फिक्र कर। सो चले आप कहेंगे जी उनका रकबा बड़ा है, लेकिन भाई इतना भी बड़ा नहीं है कि उनके पास 4,500 डैम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। सो ये है कि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम उसी कह लें, डिमांड हमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर अचानक याद आया कि यार ये तो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो गया। अभी भी देख ले, पिछले 10-15 साल इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको 15-20 साल लग जाए हल करते हो। जियाउल हक के दौर से शुरू हुआ, अब तक चल रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। सो ये कह लो, ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है ना, इन्होंने हमें मरवाया में। फिर जी जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, इसकी मैं बात कर चुका हूँ कि ऑयल प्राइस, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम आईपीपी बेस्ड है, सारा सिस्टम एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ऑयल की पॉलिसीज जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे मसले मसाइल बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रोविंसेस के आपस में बड़ा कन्फ्लिक्ट है। अब जी कालाबाग डैम, आपको पता है कितने 40 साल से बनने का सोच रहा है कालाबाग डैम, 40 साल। कैन यू इमेजिन कि वो अब तक वो डैम कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी तक वो डैम फाइलों में घूम रहा है कि हाँ जी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पानी निकलेगा, उसमें से बिजली निकलेगी। लेकिन वो अब तक बस वो पानी और बिजली कागजों में ही निकल रही है उसके, ठीक है। सो क्या प्रोविंसेस के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है? वो प्रोविंस कहता है कि जी हम ये नहीं बनने देंगे। मैंने लिटरली एक मीडिया चैनल पे ये सुना कि हम ये डैम इसलिए नहीं बनने दे सकते कि वो पानी में से बिजली निकल जाएगी तो हमारे फसलें खराब हो जाएंगी। मतलब कि उनको इवन को ये लेवल है कि उन्हें ये लगता है कि पानी में से बिजली निकल जाए ना, तो अगर तो उससे कह ले उसके अंदर से जो है मेन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं। मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल की कह ले एजुकेशन का जो पाकिस्तान में सिस्टम है ना, वो नेक्स्ट लेवल है इस टाइम। अच्छा जी, फिर ट्रांसमिशन लॉसेज, आपके पेस्को के ट्रांसमिशन अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि 38% उसके लॉसेज है। ट्रांसमिशन लॉसेज ये है कि कुंडी किसी ने लगा दी, ठीक है। कुंडी कुंडी लगाना तो आपको पता ही होगा ना, कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी करके यूज करना, या मीटर को स्लो कर देना, या मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करके उसको कम कर देना, तो ये सारे आपके ट्रांसमिशन लॉसेज है, ठीक है। और इसी तरह ये थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो टोटल आपके तकरीबन 40 से 50% जो है वो आपका ट्रांसमिशन लॉस के अंदर बिजली चली जाती है। मतलब कि वो जो मैंने आपको बताया था ना सर्कुलर डेप्थ, तो ये सारी अमाउंट जो है
ये क्योंकि ये तो गायब हो रही है ना। ये आपने पैसे, एक बंदे ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए और उसके 50% इन्वेस्टमेंट वैसे ही डूब रही है, तो वो कौन पूरी करेगा? अगर वापडा, इस तरह अगर वापडा के पैसे डूबने लग जाए और गवर्नमेंट उसको फीड ना करे, तो क्या होगा? एक तरह एक दिन आएगा वापडा बंद हो जाएगा। क्योंकि हर हर सर्कल में कह ले, हर दफा जब आपने बिजली खरीदनी है, ऑयल खरीदना है, तो इस तरह हर दफा 50% लूज होगा। तो इस तरह करते करते तो आप एक दिन सड़क पे आ जाएंगे, वापडा वाला तो बंद कर देंगे। सो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेब्ट को क्लियर करती है, हर साल पैसे देती है। और दूसरा क्या हुआ, आपकी जो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ती गई। पहले जी आपकी तकरीबन 2000 में आपकी डिमांड थी 20,000 मेगावाट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 2010 की डिमांड है। और अब आपकी 2000 या 2000 ये कंफर्म कर लिया, मेगावाट की डिमांड है दो 20,000। और अब आपकी मेगावाट की 2020 में, 2020-21 में 1 लाख मेगावाट की डिमांड थी आपकी। ठीक है, और आप उसको भी अभी मीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये अभी मैं डिमांड की बात करूं, अभी सप्लाई की तो मैंने बात की ही नहीं जनाब। सप्लाई कितनी दे रहे हैं वो तो एक अलग ही गेम है ना, वो तो आप दे ही नहीं सकते अभी 1 लाख मेगावाट ना। लेकिन इसके करीब तक आप पहुंचे हो। ठीक है, सो डिमांड ये, और आप दे कितनी रहे हैं आप खुद देख लें। फिर जी एब्सेंस ऑफ रिसर्च, 0% रिसर्च होती है आपकी किसी भी उसके अंदर। और आप जैसे कि अब आपने कोल पावर प्लांट बना तो लिया, यार आपको इतना ही नहीं पता कि आपके जो कोल निकल रहा है वो उस लेवल का ही नहीं कि जिसके ऊपर प्लांट का पावर प्लांट चल सके। कोल पाकिस्तान में जो जितना भी कोयल निकलता है वो 3 तरह के कोयल होते हैं, एक बेटुमिनस होता है, एक लिग्निन होता है, और तीसरा मुझे पता है। बहरहाल पाकिस्तान में जो कोयल निकलता है ना, वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है कि वो पावर प्लांट में चल सके। आपने उसके ऊपर पूरा प्लांट लगा दिया और अब आपको कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये आप जाके रिसर्च करिएगा अपनी, कि पाकिस्तान में जितना भी कह लें जो पावर प्लांट्स वगैरह में कोल चलता है वो सारा इंपोर्टेड कोल है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाए शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात होगी, आईपीपीज की बात होगी। फिर आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉलिसीज बिल्कुल भी नहीं ठीक है। चाइना की पॉलिसी पता है क्या है? चाइना कहती है कि आप हमारे मुल्क में आके एफडीआई करें। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर वो कहती है हम आपसे टैक्स कोई नहीं लेंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, लेकिन आपने करना क्या है? लेबर चाइनीज होगी। ठीक है, सो वो कहते हैं आप आके इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्री लगाएं, चाइनीज लेबर रखें, तो हम आपसे 0% टैक्स लेंगे उसके ऊपर, और आपको इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देंगे। इस तरह की पॉलिसीज कभी पाकिस्तान में बनी नहीं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आई नहीं, इंडस्ट्रीज ज्यादा आई नहीं। उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट इतनी, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथ नहीं कर सकी, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना स्ट्रेंथ कर सका, आपका जो है सोशल सिस्टम भी इतना स्ट्रेंथ कर सका। क्यों? क्योंकि एक एक बात तो इस वक्त आपको जहन में ये याद रख लेनी चाहिए कि जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होगा उतना कंट्री ग्रो होगा। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी उस लेवल का ग्रो ही नहीं हो पाया कि आप एक, अभी देखे ना, अभी आप यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो ज्यादातर जो पीएचडीज होते हैं और जो मास्टर्स लोग कर रहे होते हैं उनके पास इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं, और हमेशा हर इंडस्ट्री ने उनको फंडिंग की होती है। हमारे पाकिस्तान में आज तक आपको इंडस्ट्रियल फंडिंग प्रोजेक्ट नहीं कोई मिलेगा। ठीक है, वही पुराने सख्ता जो है ना वो प्लांट्स चल रहे हैं। तो ये एक मसला है। दूसरा, एंटी पाकिस्तान एजेंडास काफी जो है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे कि वो काला बाग डैम नहीं बनने दिया जा रहा, वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा ही है ना एक तरह से। ठीक है, दूसरा, वाटर डैम्स की तरफ ना जाना, आईपीपीज की तरफ जाना। आईपीपीज में भी आप ऑयल की तरफ जाना, ऑयल जो एक्सपेंसिव एनर्जी है उसकी तरफ जाना, कोल की तरफ चले गए आप, थर पावर प्लांट आपने लगा लिया, आपने डैम नहीं बनाया। आपने दुनिया का हर काम कर लिया, आपने महंगे ऑयल से बिजली बना ली, आपने डीजल के साथ छेड़खानी कर ली, आपने कोल के साथ छेड़खानी कर ली, लेकिन भाई आपने वाटर डैम नहीं बनाया जो कि पूरी दुनिया बना रही है, जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, जो कि चीपेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने महंगी बिजली बना के लोगों को महंगी बेची ताकि आपका फायदा हो। क्योंकि हर सर्कुलर डेब्ट और ये सारी चीजों में गवर्नमेंट जो करप्शन लोग करते हैं उनका बहुत फायदा होता है। ठीक है, उन आईपीपीज क्या है यार? ये आईपीपीज आपको लगता है कि ये किसी आम आदमी ने बनाई होनी है? ये सारी जो पॉलिटिकल एमएनए एमपी जिनके पास लाखों करोड़ों में पैसा है, जिन्होंने आपका पैसा खाया हुआ है, वो क्या करते हैं? उन्होंने खुद ही अपनी आईपीपीज बनाई और फिर खुद ही गवर्नमेंट को साथ मुआहदे किए ज्यादा रेट के ऊपर, और फिर कह ले खुद ही बना के, खुद ही खा के, खुद ही डकार भी मार ली, और हमें सिर्फ उस डकार की बदबू आ रही है अब तक। फिर जी नॉन फंक्शनल मेगा प्लांट, इस वक्त पाकिस्तान में 30+ मेगा प्लांट्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल है। आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया, आपको पता है एक मेगा प्लांट लगाने में अरबों लग जाते हैं। आपने अरबों की इन्वेस्टमेंट करके और उनको आपने वैसे ही छोड़ा हुआ है। फिर एक आईपीआई पावर लाइन है जो कि 1991 में साइन था। ये लास्ट जो है हमारा इशू है जिसको हम डिस्कस करें। ये अब इसको टैपी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर है अफगानिस्तान, टापी बोलते हैं।
जिसके अंदर है तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि बिछनी थी। इसका मुआहदा 1991 में हुआ था और अभी तक ये कागजात में ही है और अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। क्यों? क्योंकि एंटी पाकिस्तान एजेंडाज बहुत है। ठीक है। ना आप चाहते ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर कि पाकिस्तान की किस तरह पाकिस्तान बढ़ जाए। सो कई ममालिक भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान कहीं ग्रो ना कर जाए। सो इसलिए वो पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो है वो उसको फरोग देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो मंसूबे हैं ना इंटरनेशनल, वो भी कह लें स्लो डाउन हो रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो गई कुछ तो खैर, लेकिन ये जो मंसूबा है ना आईपीआई वाला और जो टापी जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट इसकी वजह नहीं बने पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की। मेन इंपॉर्टेंट वजह जो है ना वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर के लिए इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ये सीरीज तकरीबन खत्म होने को है पाकिस्तान अफेयर्स की। अब जो है मेरा मेन फोकस होगा पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है हमारी, और लेक्चर पे जो हमारे चैनल पे स्टार्ट हुई हुई उसके ऊपर फोकस किया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए जल्द अज जल्द। ठीक है। सो आपको पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इस्लामियात के लिए, जनरल नॉलेज के लिए या करंट अफेयर्स के लिए अगर कोई चैनल इस वक्त जो पूरे सब पे काम कर रहा है, CSS PMS UPSC IPSC पे, तो वो ये चैनल है। ठीक है। तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि कोई भी नई सीरीज स्टार्ट होती है, कोई भी नया लेक्चर होता है तो आपको सबसे पहले पहुंचे।